नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रैगिंग रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, तो राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपको इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपने जो सवाल हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये कि रैगिंग की परिभाषा एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? राम नरेश जी, आवाज सुन पा रही है आपको? जी नेहा जी, सबसे पहले तो यूजीसी के 2009 के नियमों के अनुसार रैगिंग का अर्थ है किसी भी छात्र द्वारा किसी अन्य छात्र के विरुद्ध किया गया ऐसा कार्य जो मानसिक, शारीरिक, मौखिक, यौन या सामाजिक या साइबर उत्पीड़न का रूप ले ले। यह ऐसा व्यवहार है जो जो नया बच्चा जब छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनके अंदर एक भयहीनता या आत्मसम्मान की हानि ये उत्पन्न करते हैं। इस तरह के जो कार्य, इसमें किसी को भी उसके जैसे कपड़े उतरवाना, जबरन शर्मनाक कार्य करना, जातिगत या लैंगिक टिप्पणी करना या सामाजिक रूप से अलग थलग करना, इसमें ये सब शामिल हो सकता है। तो रैगिंग जो मेनली होती है वो शारीरिक रैगिंग, जिसमें छात्र को की पिटाई की जाती है, उससे जबरन व्यायाम या अनुचित कार्य करवाया जाता है, या मानसिक रैगिंग जिसमें उसे डराया जाता है, ताने दिए जाते हैं या धमकी दी जाती है। मौखिक रैगिंग जिसमें अपमानजनक या अश्लील भाषा का प्रयोग होता है, या यौन रैगिंग जिसमें अश्लील इशारे, टिप्पणियां या गंदे तरीके से उसको स्पर्श किया जाता है। या एक सामाजिक रैगिंग जैसे किसी छात्र को उसके धर्म, उसकी जाति या उसके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसको अलग थलग करना। साइबर रैगिंग होती है जिसमें सोशल मीडिया, मैसेज या मेल के माध्यम से उनका उत्पीड़न करना। तो ये सभी रैगिंग के प्रकार है जो आमतौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं। और रैगिंग एक दंडनीय अपराध है और इसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए समय समय पर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और यूजीसी ने भी गाइडलाइंस जारी की हुई है। ठीक है सर, ये बताइए कि भारत में रैगिंग को रोकने के लिए बनाए गए कानून जो है, मुख्य कानून और नियम कौन कौन से हैं? जी नेहा जी, देखिए, भारत में रैगिंग को रोकने के लिए कई स्तरों पर कानून और नियम लागू किए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है यूजीसी की एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को में ये लागू होती है। और इसके तहत संस्थानों को ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रवेश लेने वाले हर छात्र से, उसके माता पिता से ऑनलाइन एफिडेविट लिया जाए कि वे रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त एआईसीटीई, एनएमसी, डीसीआई, एनटीए जैसे निकाय हैं, ये भी रैगिंग के विरुद्ध जो दिशा निर्देश जारी करते हैं समय समय पर, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई दूसरे संस्थान, ये उन पर लागू होते हैं। भारतीय दंड संहिता जो अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का रूप ले चुकी है, इसमें भी बहुत से ऐसे अपराध हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं। जैसे बीएनएस का
सेक्शन 296 इसमें कोई भी ऑब्सीन एक्ट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 118 बीएनएस जिसमें किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को चोट पहुंचाना, या जो पहले 506 थी अब बीएनएस में 351 है जिसमें आपराधिक धमकी देना, या किसी महिला छात्र के साथ जब बदतमीजी करते हैं तो 74 बीएनएस जिसमें महिला की गरिमा का हनन होता है उसके तहत अब ये जो सेक्शन के तहत दर्ज किए जा सकते हैं मुकदमे। दूसरा 509 जो अब 79 बन गया बीएनएस में, इसमें गलत शब्द या गलत इशारों से किसी का अपमान करना, तो ये सब इसके तहत जो बीएनएस के तहत की रैगिंग से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां ये अपराध की श्रेणी में आती है, इन पे कार्रवाई इन सेक्शन के तहत की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं समय समय पर जिसमें रैगिंग को गंभीर अपराध मानते हुए उसकी रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। और केंद्र और राज्य सरकारें भी समय समय पर इसके लिए परिपत्र या सूचनाएं जारी करती रहती हैं। जी ठीक है। एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत छात्र पर रैगिंग का आरोप सिद्ध हो जाने पर क्या दंड का प्रावधान है? रैगिंग अगर कोई रैगिंग अधिनियम छात्र पे आरोप सिद्ध हो जाता है तो यूजीसी की जो एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009 है इसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी छात्र पर रैगिंग का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उस पर संस्थान तथा आपराधिक कानूनों के तहत कठोर दंड लगाए जा सकते हैं। इन दंडों का उद्देश्य है कि रैगिंग जैसी अमानवीय और असंवैधानिक गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना है। जैसे किसी पर इस टाइप का अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसको एक लिखित चेतावनी दी जाती है, या उससे 2000 या उससे अधिक का जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है, या उस स्टूडेंट को क्लास या परीक्षा में भाग लेने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, या छात्रावास से उसका निष्कासन भी हो सकता है, या संस्थान से निष्कासन या सर्टिफिकेट या उसकी डिग्री रोके जाना भी उसमें शामिल है, या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके अलावा पुलिस केस दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है, और बीएनएस की जो अलग अलग धाराएं हैं उनके तहत उसकी गिरफ्तारी में सजा का प्रावधान भी है। तो यदि रैगिंग की प्रकृति गंभीर है, जैसे यौन उत्पीड़न है या जातिगत उत्पीड़न है या जानलेवा हमला किया जाता है, तो आरोपी छात्र को जेल तक की सजा हो सकती है। तो ये संस्थान की भी जिम्मेदारी होती है कि वे हर शिकायत पर उचित कार्रवाई करें जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके और एक शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित बना रहे, ताकि जो भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए वो पढ़ के जाए। क्योंकि रैगिंग की वजह से ऐसा पाया गया है कि बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं उस इंस्टीट्यूट को और आगे पढ़ाई भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत अपराध है जिसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार और इंस्टीट्यूट अपने स्तर पर इसमें प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि रैगिंग के मामलों में जांच के लिए किस प्रकार की शिकायत समिति या प्राधिकरण का गठन किया जाता है? इसमें नेहा जी यूजीसी के नियमों के अनुसार प्रत्येक जो उच्च शिक्षण संस्थान है इसको रैगिंग को रोकथाम हेतु एक विशेष समिति या प्राधिकरण बनाना सभी इंस्टीट्यूट के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले तो एक एंटी रैगिंग कमेटी इसका गठन होता है जो संस्थान स्तर पर नीति बनाती है और रैगिंग की घटनाओं पर निर्णय लेती है। यह समिति जो प्रिंसिपल, फैकल्टी के सदस्य, छात्र प्रतिनिधि, अभिभावक, पुलिस अधिकारी और एनजीओ इसके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जिनको मिलकर ये एंटी रैगिंग कमेटी बनती है। दूसरा है एंटी रैगिंग स्क्वाड, ये जो छात्रों के बीच या हॉस्टल, कैफेटेरिया, कैंपस में ये गश्त करती है और ये टीम घटनास्थल पर तुरंत प्रक्रिया देती है और शिकायतों की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त संस्थानों में मॉनिटरिंग सेल और मेंटरिंग सेल का भी गठन किया जाता है जो छात्रों को मानसिक सहयोग और जागरूकता प्रदान करते हैं। तो छात्र है जो ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी उपलब्ध है। अगर किसी छात्र के साथ कोई रैगिंग होती है तो वेबसाइट www.antiragging.in इस पे भी ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 ये 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें शिकायत मिलने पर संस्थान 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समय समय पर यूनिवर्सिटीज लेवल पर भी इसकी निगरानी की जाती है। जी, ये बताइए कि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा रैगिंग के खिलाफ कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? हाँ, जी नेहा जी, यूजीसी ने 17 जून 2009 को रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 2009 ये लागू किया, जिसमें जो उसके प्रमुख जो दिशा निर्देश है उसमें एक एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड यानी कि हर संस्थान में एक नीति निर्धारण समिति और निरीक्षण दल बनाया जाना अनिवार्य है। दूसरा, ऑनलाइन एफिडेविट यानी कि जो भी स्टूडेंट प्रवेश लेता है तो प्रवेश से पहले सभी छात्रों को और उनके अभिभावक से रैगिंग न करने का एक लिखित वादा लिया जाता है। सूचना और जागरूकता यानी कि कैंपस, हॉस्टल व परिवहन में जो रैगिंग निषेध बोर्ड लगाए जाते हैं और सूचना सामग्री रखी जाती है, यानी कि उन बोर्ड पर लिखा होता है कि रैगिंग यहाँ प्रोहिबिटेड है और अगर कोई रैगिंग होती है तो उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी मटेरियल है वो उपलब्ध रहता है स्टूडेंट के लिए, ताकि वो इजीली उसकी शिकायत कर सके और रैगिंग से बचा जा सके। एफआईआर और जांच प्रक्रिया यानी कि जब भी शिकायत मिलती है तो उसके 24 घंटे में पुलिस को जानकारी दी जाती है और संस्थान स्वयं भी जांच सुनिश्चित करता है। एक राष्ट्रीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है जो यूजीसी की हेल्पलाइन जो मैंने अभी बताया है 1800-180-5522 और सेंटर फॉर यूथ जैसे तंत्र जो है वो जो बच्चे के साथ रैगिंग होती है उसमें वो उनको हेल्प करते हैं ताकि उनके खिलाफ रैगिंग ना हो। या अगर संस्थान कोई भी कार्रवाई नहीं करता है या उल्लंघन करता है यूजीसी की गाइडलाइन का या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या कोई भी गाइडलाइन जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, तो उस संस्थान की मान्यता रद्द भी की जा सकती है, उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है और उसकी जो रैंकिंग है वो भी घटाई जा सकती है। तो ये जो है यूजीसी ऐसे कदम ले सकती है। तो ये जो सभी दिशा निर्देश है ये संस्थागत स्तर पर रैगिंग को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी और अहम है। जी ठीक है। सर ये बताइए कि क्या रैगिंग केवल शारीरिक शोषण तक सीमित है, मानसिक या सामाजिक या फिर यौन उत्पीड़न के मामले भी अधिनियम में शामिल होते हैं? नहीं नेहा जी, यूजीसी का जो 2009 में रैगिंग की परिभाषा है ये बड़ी व्यापक रूप से दी गई है, जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, मौखिक, यौन, सामाजिक और साइबर उत्पीड़न इसमें शामिल है। जैसे मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न जिसमें किसी भी स्टूडेंट को डराना, धमकाना, अपमानित करना या ऐसा भय पैदा करना उसमें शामिल होता है, तो ये हो गया मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न। दूसरा होता है मौखिक रैगिंग जिसमें अश्लील, अपमानजनक शब्द या टिप्पणियां इसमें शामिल होती है। तीसरा होता है यौन रैगिंग जिसमें यौन इशारे, अनुचित स्पर्श या अभद्र टिप्पणी जो बीएनएस की धारा 74 और 79 के अंतर्गत भी दंडनीय है। सामाजिक उत्पीड़न होता है जिसमें जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय भेदभाव से किसी स्टूडेंट के साथ ये किया जाता है। या साइबर रैगिंग जिसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे का उत्पीड़न जिसमें फोरेंसिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये यूजीसी का उद्देश्य है किसी भी प्रकार का उत्पीड़न छात्र को मानसिक या शारीरिक रूप से जो प्रभावित करता है उसको रोका जाए और जो इंस्टीट्यूट है उसकी रैंकिंग इससे कम की जाए अगर वो उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं करता है तो। जी ठीक है। सर ये बताइए कि किसी संस्थान में रैगिंग की घटना होने पर संस्था के प्रमुख जो है, चाहे प्राचार्य हो, डीन हो आदि कोई भी हो सकता है, क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है? यूजीसी का जो 2009 का रेगुलेशन है उसके अनुसार संस्थान के प्रमुख जैसे प्रिंसिपल, डीन या डायरेक्टर कानूनी रूप से ये एक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एंटी रैगिंग कमेटी, समितियों का गठन करना उनका काम है, उसमें एंटी रैगिंग कमेटी की अध्यक्षता एवं स्क्वाड की सक्रियता सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। एक शपथ पत्र और जो जागरूकता के लिए एक मार्गदर्शिका देना अनिवार्य है जिसमें विद्यार्थी और अभिभावकों से रैगिंग निषेध का वादा लिया जाता है एफिडेविट के द्वारा। और जब वो बच्चा प्रवेश लेता है तो एक मार्गदर्शिका देते हैं कि डूज एंड डोंट्स की क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रैगिंग को रोकना है और अगर रैगिंग हो तो कैसे उसका शिकायत करना है। तत्काल कार्रवाई के लिए जैसे ही कोई रिपोर्ट मिलती है रैगिंग की तो 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करवाना और स्वयं जांच प्रक्रिया सक्रिय करना ये संस्थान का काम है।
रिपोर्टिंग जैसे मामले की सूचना अगर यूनिवर्सिटी या राज्य स्तर या यूजीसी पोर्टल पर या पुलिस को देना भी संस्थान का काम है। और निगरानी एवं जवाबदेही यानी कि यूजीसी अगर दोष पाए जाने पर उस इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द कर सकती है या उसका फंड रोक सकती है, या उस जो भी प्रमुख जैसे प्रिंसिपल, डीन या डायरेक्टर जो भी जिम्मेवार है उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस प्रकार जो संस्थान है, संस्थान के प्रमुख है, न केवल प्रशासनिक अधिकारी बल्कि राष्ट्रीय कानून के तहत भी उनकी जिम्मेवारी बनती है और वो उत्तरदायी होते हैं। जी, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल की क्या भूमिका होती है इसमें, और छात्र इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? नेहा जी, यूजीसी ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल www.antiraging.in ये स्थापित किया है ताकि कोई भी छात्र सुरक्षित और गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज कर सके। हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5522। ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है और ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। तो कोई भी छात्र है जो आने वाली कॉल में से छात्र की पहचान गोपनीय रखी जाती है। मतलब ऐसा प्रोविजन भी है कि अगर कोई स्टूडेंट कॉल करता है और वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वो भी रखी जाना अनिवार्य है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें छात्र या अभिभावक एक एफिडेविट भर सकते हैं जिसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपना दस्तावेज भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं और रैगिंग के लिए क्या स्थिति है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। यानी एक अनाम शिकायत, यानी यूजर अपने पर्टिकुलर्स के बिना यानी कि अपना नाम और डिटेल बताए बगैर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, खासकर जब छात्र जो है संभावित प्रतिशोध से भयभीत हो। यानी कि कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत करें तो दूसरे जो स्टूडेंट है अगर उनके ऊपर एक प्रतिशोध का अगर वो भाव रखते हैं तो अपनी जानकारी भी गुप्त रख सकते हैं। जैसे ही तत्काल जो शिकायत मिलती है उसमें तत्काल कार्रवाई का प्रोविजन है। शिकायत मिलते ही यूजीसी या इंस्टीट्यूट तुरंत पुलिस को भेजते हैं शिकायत को और 24 से 72 घंटे में इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाता है। जी। एक निगरानी ट्रैकिंग यानी कि सेंटर फॉर यूथ जैसी एजेंसियां हैं जो शिकायतों की स्थिति को मॉनिटर करती है और इंस्टीट्यूट लेवल पे या नियामक स्तर पर उसकी रिपोर्ट करते हैं, जिससे कोई भी शिकायत है उसकी निगरानी व ट्रैकिंग समय पर होती रहे। तो ये जो तंत्र है ये छात्रों को एक सुरक्षित आवाज देता है और जितने भी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उनको जवाबदेही बनाता है ताकि रैगिंग के खिलाफ एक उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, ये बताइए कि रैगिंग के लिए संज्ञेय अपराध है, रैगिंग क्या एक संज्ञेय अपराध है और इसके लिए कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा लागू होती है? हाँ नेहा जी, बिल्कुल, रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो होता है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस बगैर किसी वारंट के भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोर्ट से पहले वारंट ले और फिर अरेस्ट करें, इसमें बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यूजीसी के 2009 के अनुसार किसी भी जो गंभीर घटना के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो जो रिलेवेंट आईपीसी की जो धारणाएं हैं जो सीआरपीसी के तहत है, सबसे पहले तो आईपीसी 294 में कोई भी ऑब्स्सीन एक्ट अगर कोई छात्र किसी दूसरे छात्र के खिलाफ करता है आगे तो उसपे 294 आईपीसी की धारा लगती है। 323, 324, 325, 326 ये अलग अलग स्तर की चोट पहुंचाने पर उससे संबंधित धाराएं हैं। जैसे हार्ट या ग्रीवियस हार्ट से रिलेटेड है ये सब। कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मारपिटाई करता है तो उस पर ये कार्रवाई हो सकती है। या सेक्शन 339, 340, 341 या 342 ये ऐसे हैं जो कानूनी अवरोध या बाधा के प्रकार हैं जिसके तहत भी कार्रवाई होती है। या कोई किसी स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी या किसी प्रकार की धमकी देता है तो वो सेक्शन 506 के तहत वो कवर अप होता है। तो गंभीर मामले जैसे कोई स्टूडेंट का कोई मर्डर हो जाता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है या उसको मर्डर के लिए उकसाया जाता है तो इसमें 302 अगर मर्डर होता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है 307 या अबेटमेंट टू सुसाइड 306 ये आईपीसी की जो धाराएं हैं ये भी लागू हो सकती हैं। तो मिली जुली जैसे पुलिस द्वारा सबसे पहले
जब होता है, कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नॉन बेलेबल केस में उसको बेल का प्रावधान नहीं होता है, उसको अरेस्ट करती है और उसकी न्यायालय में पेशी करती है। तो इस प्रकार जो भी रैंकिंग की गंभीर आपराधिक गतिविधि जो मानी गई है और सीआरपीसी गंभीर धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई होती है। ठीक है। ये बताइए कि क्या रैगिंग में शामिल छात्र का संस्थान से निष्कासन संभव है? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? हाँ, बिल्कुल नेहा जी, यूजीसी 2009 के जो अंतर्गत रैगिंग में दोषी पाए जाने वाले जो भी छात्र हैं, उसको संस्थान से स्थायी या अस्थायी निष्कासन यानी कि उसको एक्सपल या रस्टिकेशन किया जा सकता है। सबसे पहले तो शिकायत या साक्ष्य की जब प्राप्ति होती है एंटी रैगिंग स्क्वाड के द्वारा या सीधे पुलिस के पास या हेल्पलाइन नंबर के द्वारा, तो उसमें कार्रवाई की जाती है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करना उसका दूसरा चरण है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है या शिकायत रिपोर्ट यानी कि एंटी रैगिंग कमेटी एक रिपोर्ट देती है, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज की जाती है। तीसरा होता है कि जो भी अक्यूज्ड है इसमें जो रैगिंग करते हैं, तो उसको एक नोटिस भेजकर, ताकि नेचुरल जस्टिस का पालन हो, उसको उसका रिप्लाई लिया जाता है, वो अपना जवाब देता है उस नोटिस के बाद। चौथा है कि कमेटी जब भी दोष सिद्ध करने पर एक लिखित चेतावनी देती है, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन का आदेश भी दे सकती है। रिपोर्टिंग इसकी होती है जिसमें निर्णय यूजीसी पोर्टल और संबंधित जो यूनिवर्सिटी है, पुलिस है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया के चरण है, जिसके तहत अगर दोषी कोई भी छात्र है संस्थान के द्वारा पाया जाता है, तो उस पर ये सब कार्रवाई होती है। और यूजीसी या राज्य विधि द्वारा इस्तेमाल किए गए नियमों के तहत छात्र के प्रवेश, उसके प्रमाण पत्र, परीक्षा और छात्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। तो इस नीति में जो पारदर्शिता, निष्पक्ष सुनवाई और जागरूकता सुनिश्चित की जाती है, ताकि जिस पे रैगिंग हुई है उस बच्चे के लिए न्याय हो और जो रैगिंग करता है उसको उचित एक सजा दी जा सके। ठीक है। ये बताइए कि अगर कोई संस्थान रैगिंग की घटनाओं को अनदेखा कर देता है या फिर उस छात्र की सुनवाई नहीं होती है संस्थान में, तो उसके विरुद्ध क्या, मतलब संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। यदि कोई संस्थान रैगिंग को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करता है, मतलब वो बहुत ही एक लेथार्जिक एटीट्यूड रखता है अगर कोई संस्थान, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होती है। यूजीसी की पावरफुल और लीगल कार्रवाई, जिसमें उस इंस्टीट्यूट का मान्यता भी रद्द हो सकती है या उसकी मान्यता को सस्पेंड किया जा सकता है। यूजीसी की धारा 9.4 के तहत ये सब कदम उठाए जाते हैं। दूसरा, उस संस्थान का फंडिंग भी रोक सकते हैं। जैसे कोई सरकारी ग्रांट अगर किसी इंस्टीट्यूट को मिलती है, तो उस संस्थान की ग्रांट को रोका जा सकता है, या कोई योजना या सहायता अगर उसमें लागू हो रखी है इंस्टीट्यूट में, तो उसको भी बंद किया जा सकता है। एक नाम यानी कि NAAC एक रैंकिंग होती है, जो ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट की एक रैंकिंग होती है। तो ऐसा जो संस्थान अगर किसी भी रैंकिंग को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करता है, तो नाक में भी उसकी रैंकिंग यानी कि उस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग को गिराया जा सकता है, ताकि उस इंस्टीट्यूट की छवि प्रभावित हो सके। जी। चौथा, अगर एफआईआर, जैसे कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल है, अगर डायरेक्टली उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है रैगिंग में कार्रवाई ना करने पर, तो उनके ऊपर एफआईआर भी की जा सकती है। और कोई होल्ड अप रिपोर्टिंग नहीं हुई है उनकी तरफ से, तो आरोपी को प्रमुख जो आईपीसी की धाराएं हैं, जैसे सेक्शन 176, 176, इसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। एक पब्लिक रिपोर्टिंग और निगरानी, यानी कि हेल्पलाइन और सेंटर फॉर यूथ एजेंसी है, इसमें भी ये शिकायतें दी जा सकती, ताकि इन शिकायतों को सार्वजनिक किया जा सके और जो संस्थान है उस अपने स्तर पर उसको ट्रैक कर सके, और सभी बच्चे भी एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू देख सकें कि इस संस्थान की क्या रैंकिंग है और रैंकिंग के खिलाफ इसने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, नहीं उठाए हैं, ताकि वो एडमिशन लेने से पहले अपना मन बना सके। तो ये इस प्रकार यूजीसी द्वारा या कोई भी संस्थान जब कोई लापरवाही करता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उस पर नियामक कार्रवाई की
की जाती ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को इस कानून के बारे में बताया और बहुत ही तफसील से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।